हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली चैप्टर 9 है हमारा बीएससी और इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों में ही दे रखा है। आज बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, विटनेस से रिलेटेड बात करेंगे। तो जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें सेक्शन 118 से लेके 134 तक था ये, है ना। तो पर अब मैं जो आपको बताऊंगी मैं बीएससी के सेक्शंस आपको बताऊंगी, ठीक है। तो बीएससी में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बीएससी में हमारे स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 124 और जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का 118 था। तो ये क्या कहता है, देखो अभी जब हम लोगों ने क्या कहते हैं कि हम लोग विटनेस की बात कर रहे हैं, तो विटनेस की अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है कि जब भी कोई भी केस चलता है तो उसमें ओरल एविडेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना इंपॉर्टेंट, एक तरीके से बैकबोन है। तो हमने ओरल एविडेंस के बारे में पढ़ा, कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, हमने बीएससी के सेक्शन 54, 55 में पढ़ा था, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 59, 60 में हमने मतलब ओरल एविडेंस के बारे में पढ़ा था। तो अब हमें ये देखना, हमें ये तो पता है कि ओरल एविडेंस देना होता है, लेकिन कौन दे सकते हैं ओरल एविडेंस, कौन है कॉम्पिटेंट, कौन है वो सही उम्मीदवार, है ना, कौन है विटनेस, है ना। तो ये हमें पढ़ना है। तो जो विटनेस है इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है। एक तो सबसे पहली चीज कि कौन कौन मतलब विटनेस बन सकता है, जिसके बारे में हम लोग सेक्शन 124 में पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसको एग्जामिनेशन, कि मतलब क्या तरीका है जिससे कि विटनेस का एग्जामिनेशन किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, है ना, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, वैसे जो पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं सेक्शन के बारे में बताऊं तो सेक्शन ये बताता है, सेक्शन 124, कि कॉम्पिटेंट विटनेस कौन है, मतलब विटनेस कौन दे सकता है, किसको विटनेस देना अलाउड है, ये बात कहता है। तो अगर हम लोग जनरली देखें तो जनरल रूल, अच्छा ये समझने से पहले ये बात जान लो कि एडमिसिबिलिटी और रिलायबिलिटी में फर्क होता है। अगर कोई एविडेंस दे रहा है तो हम उसे रिलायबल ही नहीं मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अगर किसी को अलाउ कर रहे हैं एविडेंस देने के लिए तो मतलब जो भी वो बोलेगा डेट विल बी रिलायबल, नो। हम बस इतना कहते हैं कि वो एडमिसिबल है। अब कोर्ट उस पर रिलाई करे या ना करे, दैट्स कोर्ट डिस्क्रिशन, ठीक है, वो कोर्ट के ऊपर है, वो हमारा काम नहीं है। तो इसके अंदर डिफरेंस होता है, ये हम कभी कभी अज्यूम कर लेते हैं कि इसका मतलब रिलायबिलिटी नहीं है ना। तो ये क्या है, इसका मतलब है एडमिसिबिलिटी। तो अगर जनरली देखें तो जनरली सेक्शन क्या बोलता है कि हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे कभी कोई टीचर से आपने कुछ क्वेश्चन पूछा हो कि मैम ये क्या, अरे तो बहुत इजी है ना। तो इसमें भी यही लिखा है कि सब कोई कॉम्पिटेंट है, इसमें क्या है, कोई भी आए दे एविडेंस अपना, है ना, कोई भी आए विटनेस बने, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये लेकिन उसके बाद यही तो होता है बेरेक्स में, पहले बोलेंगे कुछ और फिर कुछ और, फिर बोलते हैं कि लेकिन हर एक पर्सन दे सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। अब एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शन मेजरली देखा जाए तो दो एक्सेप्शन है। पहला कि वो इंसान क्वेश्चन ही समझने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। दूसरा, अगर किसी तरीके से क्वेश्चन समझ जा रहा है तो उसे रैशनली वो आंसर नहीं कर पाएगा, मैं जवाब सवाल वो नहीं कर पाएगा, उसके बस की बात जवाब सवाल समझना नहीं है। अब इस कैटेगरी में कौन आते हैं, जैसे कोई बच्चा हो गया, है ना, चाइल्ड हो गया, ओल्ड एज हो गया, किसी को कोई सिकनेस है ना, ये कोई भी रीजन है जिसकी वजह से ये दो चीजें हैं, वो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा या समझ भी रहा है तो उसको रैशनली आंसर नहीं कर पा रहा, तो उसे मतलब वो एक विटनेस नहीं बन सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपके लिए सेक्शन रीड करती हूँ, all person shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them। पहली चीज क्या है, क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हैं, और from giving rational answers to those questions by, और या फिर वो आंसर नहीं दे पा रहे, क्वेश्चन आंसर ये नहीं कर पा रहे, by tender years, उम्र छोटी है, extreme old age, डिसीज मेंटल डिसीज, या फिर मतलब वेदर ऑफ बॉडी और माइंड, और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड, या फिर कुछ और ऐसा जिसकी वजह से मतलब मेन ये है कि क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा और समझ भी गया तो रैशनली आंसर नहीं कर पा रहा। अगर ये दो क्राइटेरिया मीट करता है तो हम उसे विटनेस नहीं कह सकते एज पर सेक्शन 124। इज इट क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है, इसका एक्सप्लेनेशन है बेसिकली, ये एक्सप्लेनेशन सेक्शन 124 का ही, और इसे क्वेश्चन भी कह लो। ये कहता है कि क्या एक मैडमैन जो है या फिर एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है, क्या वो विटनेस बन सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बन सकता है, यस।
है ना। ऐसा नहीं है कि इनकॉम्पिटेंट है, बस अगर वो समझ पा रहा है और आंसर कर पा रहा है तो क्या दिक्कत है। अगर हाँ, अगर वो नहीं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, रैशनली आंसर नहीं कर पा रहा, तब प्रॉब्लम है। लेकिन होता है ना, जैसे एक पर्टिकुलर तरीके की ल्यूनेसी रहती है, जिसमें क्या होता है कि इंसान कुछ समय के लिए पागलपन का दौरा पड़ता है, उससे थोड़े समय के लिए ठीक हो जाता है। मैंने इसे फनी वे में बोला, सो डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना। दिस ऑल आर वेरी सीरियस कंडीशन और ओके, नॉट डिस्कसिंग ऑन दैट। तो बेसिकली मतलब यह है कि होता है ना कि इंटरवल्स पे इंसान माइंड का हो रहा है, तो अगर जब वो इस ये कैपेसिटी है उस पर्सन के अंदर कि क्वेश्चन समझ पा रहा है, रैशनली आंसर कर पा रहा है, तो रोकने वाला कोई नहीं है। बात सेक्शन ही कहता है, समझ आए। एक बात ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रही हूँ, कॉम्पिटेंसी मैं बोल रही हूँ कि कॉम्पिटेंट है या नहीं, तो कॉम्पिटेंसी इज नॉट इक्विवेलेंट टू रिलायबिलिटी। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। अब क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन पूछा गया तभी मैं आपको बताती हूँ, क्या एक्यूज एविडेंस दे सकता है? ऑब्वियसली वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। आप इसको सेक्शन 315 सीआरपीसी के साथ जोड़ के पढ़िएगा, है ना, तो वहां पे पता चलेगा कि जो एक्यूज है कॉम्पिटेंट विटनेस है। यहाँ पे वर्ड आते हैं टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का क्या मतलब होता है कि क्या मतलब, इसका मतलब होता है ओथ लेना जरूरी है। तो क्या इसका मतलब, अब सबको ओथ लेना जरूरी है। अब हम चाइल्ड की बात करें तो जो बच्चा है, ऐसा नहीं कहा गया है इस सेक्शन में कि जो बच्चा है वो विटनेस नहीं बन सकता है। अगर क्वेश्चन समझ सकता है, रैशनली आंसर कर सकता है, तो हो सकता है, अगर हम लोग ठीक से पढ़े सेक्शन को। तो इसके ऊपर काफी जजमेंट्स है, लेकिन जस्ट मैंने आपको सेक्शन पढ़ के बताया। आप जजमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो अब मान लो जो चाइल्ड है उसे तो हम लोग ओथ पे एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, तो जस्ट बिकॉज मैं उसे ओथ्स एक्ट 1969 के अंडर एडमिनिस्टर नहीं कर पा रही, वो ओथ नहीं ले पा रहा, तो क्या उसका मतलब जो उसने एविडेंस दिया है वो मतलब वो बेकार हो गया? चाइल्ड छोड़ो, कोई भी पर्सन है ना, टेस्टिफाई वर्ड लिखा है, ओथ नहीं ले पाता किसी रीजन की वजह से, तो क्या मतलब वो इलीगल हो गया? क्या जो उसने एविडेंस दिया किसी काम का नहीं है? नहीं, ये जस्ट मेयर इरेगुलरिटी है। ये एक अच्छा रूल है ना, कि मतलब ओथ पे मतलब ये इंसान जो है अपना एविडेंस दे रहा है, लेकिन किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाया तो हम उसे ऑल टुगेदर रिजेक्ट नहीं कर देंगे। इसे मेयर इरेगुलरिटी कहा जाता है। अगर हम लोग चाइल्ड की बात करते हैं, एक बच्चा है, अब मैंने तो जितने भी देखे हैं, मतलब जितना मूवीज वगैरह की बात बता रही हूँ, है ना। मूवीज क्या, नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं, वो एक चॉकलेट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उन्हें ओथ दिलाओ चाहे ना दिलाओ, उन्हें ओथ शब्द का मतलब पता है, तो ओथ दिलाओ चाहे ना दिलाओ, उनके लिए बात बराबर ही है। अगर कोई एक चॉकलेट से इन्फ्लुएंस हो जा रहा है तो उसके लिए क्या ओथ, क्या ही चीज़ है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसके रिगार्डिंग केसेस भी हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो केस है, काफ़ी केसेस है, लेकिन मेरी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैं जितना कवर कर पाऊंगी करूंगी। तो एक है जफर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में ये बोला गया कि मेरली बिकॉज वो चाइल्ड है, ऑल्दो ये साउंड प्रैक्टिस है कि हम लोग चाइल्ड के एविडेंस को कोरोबरेट करें, है ना। मतलब ये नहीं कि जस्ट चाइल्ड ने बोल दिया तो उसी के बेसिस पे जजमेंट दे दे। अच्छी प्रैक्टिस तो यही है कि कोरोबरेट किया जाए जो बच्चे ने बोला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि अनकोरोबरेटेड एविडेंस पे, मतलब जो चाइल्ड ने बोला है उसके बेसिस पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी चाइल्ड विटनेस के साथ कोर्ट डील कर रही होती है तो उसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि कैसे बच्चे को समझाना है ना, बच्चे कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों को कैसे बच्चे को कॉन्फिडेंस में ला के चीज़ों को पूछना है। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोर्ट जो है वो कॉन्फिडेंट है जो बच्चा बोल रहा है ना उस बात पे, तो ठीक है, उसको कोरोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे लिखा थोड़ा कोरोबरेट करना है, बट यस इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हमेशा हम चाइल्ड एविडेंस को, जो भी चाइल्ड विटनेस दे रहा है उसे कोरोबरेट कर ले, है ना। क्योंकि रीज़न मैंने आपको बताया कि अगर एक चॉकलेट से इन्फ्लुएंस हो सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। चलो अब अगला सेक्शन देखते हैं, है ना। हमारा अगला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 125, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 119 था। आपको पता है पहले क्या कहते हैं कि इस सेक्शन में तो 2013 में चेंज किया गया था। ये सेक्शन का जो पहले हेडिंग था वो था डम विटनेस, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या किया गया, इसे चेंज कर दिया गया। क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन बेसिकली ये कहता है कि कोई भी डम विटनेस है, पहले था डम विटनेस, लेकिन ये कहते हैं कि कोई भी विटनेस जो कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। कम्युनिकेट मतलब जरूर ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं पा रहा, कुछ ऐसा होता है ना, किसी ने मौन व्रत ले रखा है, होते हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो मान लो किसी ने मौन व्रत ले रखा है, बहुत सारे कम लोग होते हैं मतलब, तो जिसने मौन व्रत ले रखा है तो वो भी नहीं बोलेगा कोर्ट में, तो अब डम विटनेस की कैटेगरी में तो हम उसे नहीं डाल पाएंगे ना, क्योंकि उसे बोलना तो आता है ना, वो वॉलेंटरली नहीं बोल रहा है क्योंकि उसका मौन व्रत है।
तो ऐसे में अगर वो चाहे तो कोर्ट में एविडेंस दे सकता है। किस तरीके से एविडेंस दे सकता है? लिख के दे सकता है, किसी साइन लैंग्वेज से दे सकता है, लेकिन ये सब जो है कैसे होगा? ये सब ओपन कोर्ट में होगा। तो डम विटनेस या फिर वो विटनेस जो कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ना, बोल नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा? लिख के दे सकता है, साइन लैंग्वेज में भी दे सकता है। अच्छा, अब ये जो सारी चीजें हैं ना, अच्छा पहले सबसे पहले केस देखो, एक केस के अंदर ये सब चीजें, वरना मैं आपको बता दूं फिर केस बताऊं तो अलग होगा ना। लखन सिंह है ना वर्सेस एम्परर, पटना हाई कोर्ट का ये केस है 1941 का। इस केस में ये बोला गया कि विटनेस जो बोल नहीं पा रहा है किसी और तरीके से अपने थॉट को कम्युनिकेट कर सकता है, लिख देता है या फिर साइन लैंग्वेज जो भी है, ये सब जो है ओपन कोर्ट में होना चाहिए। चाहे वो लिख के दे रहा है, हम लोग उसे क्या मानते हैं? डीम्ड ओरल एविडेंस मानते हैं। वो लिखेगा तो हम लोग उसे ओरल एविडेंस ही मानेंगे, डॉक्यूमेंट्री नहीं मान लेंगे। क्या कहेंगे इसे? हम लोग कहेंगे डीम्ड ओरल एविडेंस। तो चलो, इसका एक प्रोवाइजो है। वो प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर जो विटनेस है ना, वो वर्बली नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो यहाँ पे जो इंटरप्रेटर नहीं होते उनकी मदद ली जा सकती है। क्या पता कोई साइन लैंग्वेज यूज करे, तो जरूरी नहीं है ना कि कोर्ट को पता, तो वहाँ पे साइन लैंग्वेज यूज करे तो कोर्ट वहाँ पे इंटरप्रेटर की हेल्प ले सकता है, किसी स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ले सकता है, जिससे कि स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सके। मैं रीड करती हूँ आपके लिए प्रोवाइजो। Provided that if the witness is unable to communicate verbally, the court shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement, and such statement shall be videographed. अब एक बार सेक्शन में रीड कर दो। A witness who is unable to speak, पहले था डम विटनेस, लेकिन अब क्या है? हु इज अनेबल टू स्पीक, तो मतलब जिन्होंने मौन व्रत ले रखा वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर इन विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल, मतलब समझ आ जाए, एज बाय राइटिंग और बाय साइंस, बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड द साइंस मेड इन ओपन कोर्ट एंड एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू ओरल एविडेंस। आई होप इट इज क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सेक्शन, जो कि है हमारा सेक्शन 120 रेड विथ। इसको हम लोग 122 के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 120 और ये 122 किसका बता रही हूँ बताओ? इंडियन एविडेंस एक्ट का बता रही हूँ, है ना। और सेक्शन 126 रेड विथ सेक्शन 128, ये किसका बता रही हूँ? बीएसए का। समझ आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्या कहता है, सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 126। ध्यान से सुनना, ये सेक्शन अभी आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये क्या बताया। इसमें ये बताया गया है ना कि सपोज हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ होता है। अगर ए ने मर्डर किया है, एक हस्बैंड है, एच मान लेते हैं, हस्बैंड ने उसने मर्डर किया है और ये जो है उसकी वाइफ ने देख लिया, तो क्या वाइफ विटनेस बन सकती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट? यस, बन सकती है। देयर इज नो इश्यू इन दिस। इन लोगों के पीछे कोई सिविल सूट होता है ना, कोई सिविल सूट चल रहा है, तो क्या उधर वाइफ गवाही दे सकती है? वाइफ विटनेस बन सकती है? यस, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, नो डिफरेंस, है ना। अगर वाइफ चाहे तो विटनेस बन सकती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, या हस्बैंड अपने वाइफ के अगेंस्ट विटनेस बन सकता है। देयर इज नो इश्यू इन दिस। तो ये सेक्शन लिखा क्यों है स्पेसिफिकली? ये सेक्शन लिखने के पीछे का रीजन ये है कि जब हम लोग एंशिएंट इंग्लिश लॉ की बात करें तो वहां पे जो हस्बैंड और वाइफ है, आप नहीं देखते, अगर हम लोग देखें वैदिक टाइम्स में तो क्या माना जाता है? हस्बैंड और वाइफ को क्या माना जाता है? इन लोगों को एक एंटिटी कंसिडर किया जाता है ना। तो इसी वजह से ये जो सेक्शन है इसे स्पेसिफिकली लिखा गया है। अब जरूरी नहीं है कि जो वाइफ है ना, मतलब उसके पति ने अगर मर्डर किया तो वाइफ ने लेट्स से फॉर एग्जांपल देखा और आके इस चीज का मतलब विटनेस बनी, उसने इस चीज का एविडेंस दिया, तो जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज उसके हस्बैंड ने किया तो हमेशा झूठ ही बोले। वो तो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट को देखना है कि उस पर रिलाई करना है या नहीं, कोर्ट के ऊपर रिलायबल है या नहीं। लेकिन अगर हम लोग इतना बोले कि क्या वाइफ एविडेंस दे सकती है, हस्बैंड दे सकता है एविडेंस, मतलब विटनेस बन सकता है अपनी वाइफ के अगेंस्ट, या वाइफ क्या विटनेस बन सकते हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट? यस, देयर इज नो इश्यू इन दिस। अब वो सही बोलेगी नहीं बोलेगी वो हमारे ऊपर नहीं है, वो तो कोर्ट का काम है ना देखना। मैं एक बार आपके लिए रीड करूंगी सेक्शन 126। In all civil proceedings, the parties to the suit and the husband or wife of any party to the suit shall be competent witness. Civil proceeding की बात हो गई पहले, समझ आया? Okay. दूसरा, in criminal proceedings against any person, the husband or wife of such person, respectively, shall be a competent witness.
है ना। मैंने यहाँ पे आई थिंक मैंने आपको बोला होगा कि क्या वाइफ अपने हस्बैंड का अगेंस्ट दे सकती है। हाँ जरूर, अब मैंने वर्ड यूज किया अगेंस्ट, लेकिन आप समझो मतलब अगर केस है हस्बैंड का, है ना, या फिर वाइफ का केस है, किसी एक स्पाउस का केस है, तो दूसरा अगर चाहे वहां पे विटनेस बनना तो बन सकता है, इट इज अलाउड। चाहे फेवर में बोले चाहे अगेंस्ट में बोले उसका कुछ नहीं है, लेकिन क्या अगर वो विटनेस बनना चाहता है तो यस वो बन सकता है विटनेस। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम अगेंस्ट और फेवर की बात नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझो, हम लोग बात करें कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। सेक्शन 118 हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिससे हमने शुरुआत करी, या फिर सेक्शन 124 बीएसए का, हमने शुरुआत किससे करी, हु विल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, विटनेस कौन बन सकता है, ये उपाधि कौन ले सकता है, दैट्स इट। फेवर और अगेंस्ट की तो बात ही नहीं है। समझ गए आप लोग इतना। चलो अब इसको आपको रिलेट करना है सेक्शन 128 से। सेक्शन 128 क्या कहता है, और ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122। अब ये क्या कहता है, ये बेसिकली ये कहता है ना कि अगर मैरिज के दौरान, है ना, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो उसे हम लोग प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मानते हैं। तो दो चीजें होती है इसके अंदर। पहली चीज कि एक तो कंपेल नहीं किया जा सकता है ना, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुई, लेट्स से फॉर एग्जांपल हस्बैंड जो है वो मर्डर करके आया, है ना, मर्डर करके आता है और अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने मर्डर कर दिया। अब इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, तो यहाँ पे हम लोग वाइफ को कंपेल नहीं कर सकते ये बताने के लिए कि उसके हस्बैंड ने क्या कहा है। ये बात कौन कहता है, ये बात सेक्शन 128 कहता है कि यू कांट बी कंपेल्ड। ओके, दूसरी चीज, मुझे परमिट नहीं किया जाएगा, लॉ ही मना कर रहा है, ठीक है, सो आई कांट बी कंपेल्ड और लॉ मना कर रहा है। अब यहाँ पे जो वर्ड मैरिज यूज है ना, इसका मतलब प्रॉपर मैरिज, ये नहीं कि लिव इन आ गया, है ना, ETC ETC जो भी है ना, मतलब प्रॉपर मैरिज होनी चाहिए, है ना, ये बात कही गई है। इतना समझ आया। अच्छा एक और क्वेश्चन उठता है कि चलो मान लो क्या हो गया, डिवोर्स हो गया, है ना, हस्बैंड और वाइफ थे, हस्बैंड ने बताया था वाइफ को आके कि मैंने मर्डर किया है ना, अब इन लोगों में क्या हो गया, दूरी आ गई, कुछ हो गया होगा और क्या, तो डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होने के बाद जो वाइफ है क्या उसे कंपेल कर किया जा सकता है कि आओ गवाही दो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, सब तो तलाक हो गया है, तो फिर हाँ क्या किया जा सकता है, नहीं। क्या वर्ड यूज है सेक्शन में, हैज बीन मैरिड, कभी भी इन लोगों की शादी हुई हो, उसके बाद कुछ भी हुआ हो, एक बारी शादी हुई है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट। समझ आ गया, ओके। लेकिन अगर मान लो हस्बैंड और वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई तीसरा इंसान सुन लेता है, तो क्या हम उसे भी कंपेल कर सकते हैं, मतलब कोई ओवर हियरिंग कर लेता है, या फिर हस्बैंड ने वाइफ को लेटर भेजा, किसी और ने पढ़ लिया, तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे भी क्या प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन लगेगा, क्या वो तीसरे इंसान को भी कंपेल नहीं किया जा सकता है ना। जब बात चार दीवारी से बाहर चली गई तब नहीं लगेगा, तब आपको बताना ही पड़ेगा, तब कंपेल किया जा सकता है। समझ आता है, मतलब तभी प्रिविलेज नहीं है। क्या कहने का मतलब है, मतलब तभी प्रिविलेज नहीं है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या कहते हैं कि जो मैंने लेटर वाली बात बताई ना, इससे रिलेटेड एक केस भी है ना, इस केस का नाम है MC वर्गीस वर्सेस TJ पूनम। मैं इतना ज़्यादा है ना बोलती हूँ, आई रिसीव वन ऑफ द कमेंट्स, है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है ना कि आई डोंट सी एनी पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे लगता है समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, सो यू हैव टू बियर विथ इट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर मान लो, है ना, अब क्या कहते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही तकरार हो गई, है ना, तो फिर क्या, तो क्या इन लोगों के बीच में जो बात हुई होगी क्या उसे ये लोग अब नहीं बता सकते, बताना पड़ेगा। अगर तलाक लेना है तो बताना पड़ेगा ना। या फिर जैसे मैंने केस पढ़ा था, केस क्या था, अभी ऐसे जस्ट ऊपर से रीड किया था, क्रुएलिटी का केस था कि हस्बैंड जो है उसकी तरफ से क्रुएलिटी है तो शायद में डिवोर्स देना होगा। क्रुएलिटी का रीजन क्या था, कहते हैं कि कोई पेट बिल्ली थी उस पर ज़्यादा ध्यान देना और वाइफ पे कम ध्यान देना। तो अब मान लो क्या कहते हैं कि जो हस्बैंड है वो बिल्ली पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है ना, और वाइफ पे कम ध्यान दे रहा है, तो इन लोगों के बीच में कुछ तो बात हुई होगी ना। वाइफ ने बोला होगा कि तुमने बिल्ली पे क्यों ध्यान दिया, और हस्बैंड ने कुछ बोला होगा, तो कोर्ट में बताना पड़ेगा ना, तो वही तो क्रुएलिटी प्रूव होगी ना। तो इन लोग के बीच का कुछ है तो वो प्रिविलेज्ड नहीं है अगर सूट इन लोग के बीच में। तो एक बारी में ये 120 और 122 को साथ में पढ़ूं, मतलब BSA का 126 और 128 साथ में पढ़ूं। क्या कहता है 126, ये कहता है कि अगर जो स्पाउसेस हैं, है ना, वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो या फिर सिविल लॉ हो, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन आ जाता है, वो है हमारा सेक्शन 128। ये कहा कि अगर स्पाउस का कंसेंट नहीं है,
उन लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुई है, तो हम उसे कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप आओ और उसे बताओ, ठीक है। हम कंपेल नहीं कर सकते, इट्स नॉट परमिटेड बाय लॉ। और लेकिन अगर सपोज किसी और इंसान ने सुन लिया है, तब ये प्रिविलेज कुछ नहीं है। सुन लिया तो बस, जब आपने जग में जाहिर कर दिया है, चार दीवारी के बाहर बात चली गई है, तब क्या हो सकता है? तब तो कुछ ही नहीं हो सकता ना। एक बार रीड कर रहा हूं आपके लिए 128। चलो, क्या कहता है? नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड, है ना, हु इज क्या लिखा है? इज, या भी मतलब शादीशुदा उसका जीवन चल रहा है ना, किसी की नजर नहीं लगी, है ना, और हैज बीन मैरिड, अगला क्या है? हैज बीन मैरिड। तो ऐसा हो सकता है कि पहले शादी हुई होगी, बाद में डिवोर्स हो गया होगा। शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन। जब तक उन लोगों के बीच में शादी थी, उस दौरान जब कोई भी कम्युनिकेशन हुआ, उसकी बात करी जा रही है। वो कंपेल नहीं किया जा सकता कि तुम उसे डिस्क्लोज करो बाय एनी पर्सन टू हुम ही इज और हैज बीन मैरिड, नॉर शैल ही बी परमिटेड to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suits between married person or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। तो क्या मतलब? एक तो आप कंपेल नहीं कर सकते उसे बोलने के लिए, और दूसरा, अगर हस्बैंड ने ये बात बताई है तो वाइफ नहीं बता सकती है। ये बात लॉ परमिट नहीं करेगा वाइफ के बात बताने के लिए, अगर हस्बैंड उस चीज की कंसेंट नहीं देता है। समझ आया? एक और बार मैं क्या आपके लिए समराइज करूं सेक्शन 128। सेक्शन 128 क्या कहता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हुई हो, वो क्या होती है? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है ना। उसके अंदर दो चीजें बताई गई कि हम उसे कंपेल नहीं कर सकते हो बताने के लिए, फर्स्टली। सेकेंडली, और हम लोग इट इज लॉ के थ्रू भी परमिटेड नहीं है। क्या मतलब लॉ के थ्रू परमिटेड नहीं है? मतलब अगर वो हस्बैंड ने वाइफ से बात बोली है या फिर वाइफ ने बात हस्बैंड से बोली है, तो वो लॉ परमिट नहीं करेगा आपको बताने के लिए। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हस्बैंड ने बोला तो वाइफ को हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, मैं वाइफ बोल रही थी, वरना होगा ना कि जेंडर खेल रही हूँ। तो हम मान लो वाइफ ने कुछ बात बताई, तो हस्बैंड को बात बतानी, तो उसे वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी। समझ आ गया बात? चलो, I hope it is clear. If there's any doubt, any feedback, you are most welcome. Thank you for watching this video. हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।